भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हम इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का खत्म होना ही हमारे आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को खत्म करने का रास्ता है। इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने का काम करेगी। 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं धन्यवाद देता हूं अविनाश पांडे जी का। हमारे साथ आप जिनकी बात सुन रहे थे, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, पार्टी के सभी नेता और प्रेस के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था, पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून का जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। और इसीलिए उनकी भाषा बदली है।
जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का और काले कानून ला करके जो उसके साथ अन्याय हुआ था, वो अभी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है। और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जो नौजवान देख रहा है कि उसकी हर परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, जिन्होंने तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, और जब वो परीक्षा दे करके घर लौटे तो निराश हो गए क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। नौकरी खोने से नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। कई मौकों पर कहा मैंने, वो गणित बताया कि अगर एक परिवार के 3 सदस्य इस सरकार से नाराज हैं, जो बेटा या बेटी परीक्षा लिखने गई थी और उसके केवल मां बाप को हम जोड़ दें, 3 गुणा 60 लाख बनता है 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। इसकी भरपाई कहां है? इसलिए पूरा सफाया होने जा रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी कहानी है सुन सुन करके थक गए हैं। इनके जो घिसे पिटे डायलॉग है उनको भी कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए इस बार परिवर्तन होना तय है। इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भी और देश में जीतने जा रहा है। मैं एक बार फिर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो आह्वान आपने किया वही आह्वान हम लोग कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र को खतरा है। ये लोकतंत्र के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के पीछे भी पड़े थे। अब ये कहते हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। जो शरीर में हमारे वैक्सीन चली गई, अब बताओ उस शरीर से कैसे वापस लेंगे? और लोकतंत्र तो खत्म करना ही चाहते हैं। संविधान ने जो अधिकार, न्याय और जो हमारे लिए रास्ता चुना था उसको भी खत्म करना चाहते हैं। उससे पहले हमने आपने देखा है कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खत्म कर दिया। हर इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का खत्म होना ही हमारे आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को खत्म करने का रास्ता है। इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने का काम करेगी। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आया हूं और मेरी पैदाइश बीदर डिस्ट्रिक्ट में हुई और वहां से जब हैदराबाद लिबरेशन के वक्त वहां पर थोड़ी गड़बड़ी जब हुई तब मुझे गुलबर्गा लाया गया मेरे पिताजी ने। मेरा घर पूरा जल के खाक हुआ था। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे चाचा सभी उसमें खत्म हुए थे। तो मेरे पिताजी ने जो बाहर खेत में काम कर रहे थे वो
उन्होंने उठा के मेरे को यहाँ गुलबर्गा में घूमते घूमते गुलबर्गा में आए और गुलबर्गा में ही थोड़ी सी पढ़ाई वहीं पर हो गई और उसके बाद में मैं एक ही आदमी अपने घर में था, तो इसलिए मुझे हर चीज में दिक्कत होती थी। फिर मैं लेकिन थोड़ा लड़ाकू रहने से अब तक मैं जिंदा हूं। तो ये मेरी अल्प परिचय आपको मैं देना चाहता हूं और मैं बहुत से चुनाव लड़ा। आप लोगों की दुआ और बुजुर्गों की दुआ, बहुत से हर एक चुनाव में मुझे कांग्रेस ने जिताया और एक ही इलेक्शन 2019 का था, उसमें मुझे थोड़ा सा पीछेहाट हो गई। फिर भी परवाह नहीं, ये तो अपनी बात तुम्हारे पास इसलिए रख रहा हूं कि बहुत से हमारे दोस्तों को अपने बारे में मालूम नहीं होता, क्यों, और दूसरे लोग भी ये वो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेके पूछते भी नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम 2 विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं। शुरू करूं? तो ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई भी है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो अमीरों के साथ रह के अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई गरीबों की ओर से है, जिनको खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते हैं। पढ़ लिख के वो लोग रास्ते पे आते हैं, ग्रेजुएट बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, डिप्लोमा होल्डर रहने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। और सरकार में इतने नौकरियां खाली है, उन नौकरियों को भी केंद्र सरकार भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है।
इसीलिए हमारी जो गठबंधन है, ये गठबंधन बेरोजगारी के खिलाफ और जो कीमतें इतने ज्यादा हो गए हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। और मैं पहले ही बोला, एक तरफ अमीर एक तरफ गरीब, इस जो डिफरेंस है, फर्क है, इसको मिटाने के लिए हम लोग एक होकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा पहले मेरे 53 साल के पॉलिटिकल जीवन में मैं ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी सब पार्टियां मिलके, 26 पार्टियां मिलके एक होकर लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए लोग कितने नाराज हैं और हर पार्टी के लोग एक होकर किस ढंग से लड़ना चाहते हैं, यही दर्शाता है। ये चुनाव इसलिए भी महत्व है कि ये पार्लियामेंट का चुनाव है, ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। हमारे आगे के पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, उनके हकूक की हिफाजत करने के लिए और उनको जो खास करके वीकर सेक्शंस, दलित, आदिवासी, पिछड़े और इन लोगों के जो हकूक है, रिजर्वेशंस है, उस रिजर्वेशन की भी हिफाजत करने का हमारा फर्ज है। क्योंकि संविधान बचा तो ये सारे चीजें बच जाते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं, भाई रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते, हमको क्या मिलता। रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य को बनाने के लिए और संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए। नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे। तो इसलिए ये जो है हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर एक काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। यहां तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहां पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहां पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहां तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। और बहुत से ताजुब की बात है, हैदराबाद में मैं देखा कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो बुर्का उठा उठा के देख रही, चिट्ठियां कहां से है, क्या है, आप देखे होंगे। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। उसके बाद देखिए, देश को तो बहुत कुछ हमने दिया है, खासकर गांधी जी ने जो आजादी दिलाई,
नेहरू जी ने जो अपना एक लोकतंत्र का बुनियाद डाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और इसको पूरा गांधी जी, नेहरू जी और सब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो पूरे सपोर्ट करे और वो समानता के लिए, एक होकर चलने के लिए और सेक्युलर बेसिस चलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की और वो संविधान अब चल रहा है। इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई कहने के लिए सबूत नहीं है। ये तो पहली बार हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा, अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में। और दूसरा कहा, हमारे कर्नाटक में हमको 2/3 मेजॉरिटी इसलिए होना है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं, तो मुझे ताजुब होता है। और मोदी जी चुप बैठते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते हुए। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बड़े बड़े बांध बनवाए जिससे हमारा हरी क्रांति इस देश में आ गई। ये काम बताकर आप लोग सिर्फ मैं वो हूं, आज कुछ सुना मैं गरीब माँ का बेटा हूं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। एक टीवी को संदर्शन कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे, लेकिन उनको ज्यादा दिखाते थे, टीवी वाले को जो क्वेश्चन पूछते उनको कम दिखाते थे। तो वो आमने सामने हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो हुआ, दिख रहा था। तो ये चीजें वो खुद बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुधारने के लिए, देखो भाई ये गरीबों के खिलाफ है, आप बात मत करो, नहीं तो पार्टी से बाहर जाओ। अगर आरएसएस भी कहती है तो तुम्हारी मदद मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे देश इम्पोर्टेंट है, सब मिलकर चलना इम्पोर्टेंट है। ये बातें वो तो नहीं करते। ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इसके विषय पे भी वो बात नहीं करते। तो हमको ये कहना है कि हम सब मिलके, गठबंधन के पार्टीज मिलके, हम विशेष ध्यान देकर जो न्याय स्कीम्स हमने लोगों के सामने रखा, 5 न्याय और 25 गारंटी, उसके अलावा भी यहाँ पर जो लोकली स्टेट में बनते हैं वो भी उसमें बहुत जगह जो हो सकता है उसमें शामिल कर सकते हैं बाद में। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़ों, महिलाओं और आर्थिक रूप से
कमजोर लोगों को भी आगे लाने के लिए ये जातीय जनगणना हम करने वाले हैं। इसलिए कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने के लिए नहीं, जाति जाति में झगड़ा लगाने के लिए नहीं, इसलिए कर रहे हैं किसकी हालत, सामाजिक हालत उसकी क्या है, आर्थिक हालत क्या है और शैक्षणिक हालत क्या है, स्वास्थ्य में उसका कहां ठहरा है, इन चीजों को हम देखने के लिए और देखकर उस पर पॉलिसी बनाने के लिए हम कर रहे हैं। मोदी जी उठते ही ये जातीय जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं, घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहां तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में दो, अहमदाबाद में मैं भी था वहां, मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे, उन्होंने बोले देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है, एक मुसलमानों को देंगे। नहीं, आप सुने नहीं, अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतनी झूठ भी बोलते हैं तो हम क्या कहें। और गालियां तो भरपूर देते हमको, जितना कांग्रेस को गालियां देते, मैं समझता हूं राम का नाम भी उन्होंने उतना नहीं लिया होगा जितना हमारे को गालियां देने में, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, और फिर बाद में बचा कुचा रहे तो प्रियंका गांधी को और मेरे को भी शामिल कर लेते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, हर चीज झूठ, आप कितना झूठ बोलेंगे, और लोगों को मालूम है। इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि बहुत बड़ा होशियार है, स्टेट्समैन है, अगर कहते हैं तो मैं समझूंगा इस देश की बदकिस्मती है। और मैं दावे के साथ कहूंगा कि इंडिया गठबंधन ये जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और लड़ेगा, और हमारे जितने भी गारंटीज है वो हम सभी महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, श्रमिकों के लिए हो, किसानों के लिए हो, और बराबरी के हिस्सेदारी का हो, ये सब कुछ हम करके दिखाएंगे। तो मैं इतना ही कहता हूं, आप सभी को धन्यवाद, बहुत शांति से सुने आपको धन्यवाद करते हुए। और अब हाँ, मैं एक आपको कहूंगा कि यहाँ पर 5 केजी चावल की बहुत चल रही है। मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। ये लोग आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो, या फूड सिक्योरिटी हो, या आरटीए हो, या आरटीई हो, ये सारी चीजें मन से किए गरीबों के लिए। तो ये चीज मुझे कहना था। धन्यवाद। मेरा सवाल अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश में एक चर्चा जो आप लोगों ने चलाई थी कि आरक्षण और संविधान को लेकर, इसको लेकर काफी नीचे तक चर्चा चलाने में आप लोग तो कामयाब हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पीडीए को लेकर आपने एक अभियान शुरू किया था, लेकिन इन सब के बीच में
कुछ जगहों पर मायावती ऐसे प्रत्याशी खड़े कर रही जहां आपके काफी जो है परेशानी आपके लिए पैदा हो रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो भी भाजपा से भी इस गठबंधन को लड़ना पड़ रहा है यूपी में और मायावती से भी लड़ना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। श्री कुमार अभिषेक जी, आज तक। सर, मेरा सवाल खड़गे साहब से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार। कल अमित शाह जी ने कहा है कि 4 चरणों में हम 270 क्रॉस कर चुके हैं। अखिलेश जी ने अभी 140 कहा, राहुल जी ने 150 कहा है बीजेपी के लिए। आप बीजेपी को कहां तक देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप कहां तक देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को? और सवाल एक सर और है इसमें, अगर आप दे सकें। एक प्रश्न पूछें। जोड़ देता हूं, अलग सा सवाल। सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूं कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत है, वो 600 पार बोले नहीं, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट की संख्या है 543 है, 543। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कम से कम वो 600 पार नहीं बोले, ताकि पूरे हिंदुस्तान का गरिमा खत्म हो जाएगा और क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो। और दूसरी चीज, मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। और अब शाह बोल रहे हैं, शाह पहले नहीं बोलते थे, लेकिन बड़े बड़े अखबारों में उनके ऐसे आ रहे हैं कि प्रश्न उत्तर, मैं देखा हर पेपर में देखा, हिंदी पेपर में भी देखा, इंग्लिश में देखा, कन्नड़ा में देखा, बड़े बड़े उनके जो प्रश्न और उत्तर क्या पहले ही थे, क्या बनाए हुए थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ठीक है, उनका जो कहना है कहते। लेकिन मैं कह रहा हूं, हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना, उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एएनआई से उस्मान जी। खड़गे साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि अपने भाषणों में मंगल सूत्र, मटन और मुस्लिम का जिक्र किया, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री से इसी पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान में कभी फर्क नहीं किया, और ये तक कहा कि ईद का जो त्योहार है वो हम मनाते हैं, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता है। ये सारी चीजें उन्होंने कही कि हम इतने उससे कहते हैं, और आप वो कहा कि कहीं पे भी भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मुझे पूछे, हाँ। मैं नहीं बोले सो शब्द है, ये शब्द तो उनके हैं, आप तुलना कीजिए, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं? मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीजें, सारे शब्द मेरे हैं या उनके हैं? आप तो खैर सभी पत्रकार हैं और सभी लोग को जानते हैं, तो मैं बोलता हूं ऐसी चीजें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो। तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है, जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। अब हम बता रहे भाई, हमने हमारे वक्त मनरेगा किए, आरटीई किए, आरटीए किए, ये सारी फूड सिक्योरिटी एक्ट किए, हेल्थ जो अपने
ग्रामीण हेल्थ का हमने प्रोग्राम ये हम बोल सकते हैं। तुम वैसे बोलकर अगर आइए तो उसको कुछ वैल्यू होता है। मटन चिकन की बात उन्होंने करे, हम नहीं करे, उसको हम जवाब दे रहे। पीटीआई से भाई काजी फराज जी। पीटीआई अमर उजाला। चाहिए बीजेपी को, और क्योंकि वो संविधान और आरक्षण को कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान चेंज करना चाहते हैं, बट बीजेपी लगातार कह रही कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है आप लोगों का उनके खिलाफ और वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और एक सवाल खड़गे सर आपसे भी है कि कास्ट बेस्ड जो सेंसस की बात चल रही है, राहुल जी ने भी बोला है, बीजेपी ये कह रही है कि यू वांट टू डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट कास्ट बेस्ड सेंसस। अखिलेश जी। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कौन करेगा? ये कब क्या कर दें? किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? अग्नि व्यवस्था की इन्होंने। किसी को पता कि नोटबंदी हो जाएगी? नोटबंदी की इन्होंने। किसी को पता था कि जीएसटी हो जाएगा? ये इसलिए एक्सटेंडेड, जैसा कि अब तमिलनाडु में हुआ 69% है, तो हम एक तो 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे, और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं सब मिलकर। अमर उजाला से अजीत जी। ये देखिए, सिर्फ रिजर्वेशन बचा रहे, आप अगर ठीक बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये सब चले जाएगा ना। इसीलिए हम ये बात कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन की बात एक मुद्दा है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स जितने भी है उसको बचाना एक है, आरक्षण बचाना अलग है, और उसी के साथ जो हमारे को ये प्रॉपर्टी राइट्स है, सब ये सब संविधान में है, उसकी भी रक्षा उसमें होती है। इन्होंने जो अलग अलग तोड़ फोड़ के जो बोल रहे हैं, ये लोगों को डिवाइड करने के लिए वो खुद बोल रहे हैं, ये सबको मालूम है। दैनिक जागरण मनोज त्रिपाठी जी। क्या गणित है? किससे पूछ रहे हैं आप? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। हमारी दोस्ती ऐसी चलती है, दोस्त बनाते हैं हम लोग, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदुस्तान अजीत खरे जी। अजीत जी। ओझा जी। मेरा सवाल खड़गे साहब से है, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, यही गठबंधन का क्या माना जाए कि गठबंधन का भी यही घोषणा पत्र है, या सहयोगी जो आपका न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वह क्या जो आपके सभी सहयोगी दल हैं सबका वही घोषणा पत्र है, या कोई कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे आप लोग? अब देखिए, ये तो हर पार्टी अपना। अखिलेश जी सहमत हैं इनके न्याय पत्र से? क्या चीज? आप इनके न्याय पत्र से सहमत है पूरी तरह? नहीं, देखिए, जो आपका मैनिफेस्टो न्याय पत्र है, या जो हमारे सुझाव है जनता के बीच में जो विजन डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए जातीय गणना पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब साथ हैं। मान लीजिए हम जनता में ये कह रहे थे कि आटा और डाटा फ्री मिलेगा, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही कि, और इन्होंने पहले से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, राशन में सुधार लाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारे इनमें फर्क क्या है?
हम जो बेस्ट दे सकते हैं जनता को वो हम मिल करके देंगे। चलिए साथियों, का समय कम है। मौसमी जी, एक मौसमी जी कर ले, पूछ लेते हैं आप। एक थोड़ा शांति से, बस एक सर। हाँ जी, एक मिनट मौसमी जी, एक मिनट रुकिए, उनका प्रश्न एक मिनट जी। लेकिन थोड़ा सा अगर क्रमबद्ध तरीके से चलें तो समय कम। पूछिए मौसमी जी, पूछिए। सर मेरा सवाल छोटा छोटा है, खड़गे साहब से भी और अखिलेश जी से भी। खड़गे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक वोटर्स में मायूसी देखने को मिल रही है, वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। क्या आपको लगता है कि कौन सा वोटर घर पे बैठा है? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यूथ बाहर नहीं निकल रहा, जो राम मंदिर के दौरान 3 दिन आगे पीछे बाहर सड़कों पर दिखा था। तो कौन सा वोटर घर बैठ गया? क्या 400 का नारा बैकफायर किया है? खड़गे साहब से ये सवाल है। और अखिलेश जी, आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल कर उसमें भी कोई नहीं बताएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अब मैं आखिरी एक है मिस्टर राजीव सिंह, अविनाश जी, खड़गे साहब से पूछना चाहते हैं, 400 का क्या नारा बैकफायर कर गया बीजेपी के? अखिलेश जी ने जवाब नहीं दिया खड़गे साहब से कि 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया बीजेपी के लिए? जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर घर बैठा है? देखिए, वोटर किसका है तो अभी हम उसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेरोजगारी का ये है मुद्दा है, इसीलिए बहुत से युवा जो उनके आगे पीछे पहले फिरते थे अब कम इसलिए हुए कि उन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों को उन्होंने कभी नहीं निभाया। शांति जी, आप कोई नहीं डराएगा, बोलिए। खड़गे जी, आखिरी प्रश्न। खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो राम मंदिर का प्रश्न जान लीजिए। अरे यार, आपका प्रश्न बोलिए ना, प्रश्न बोलिए आपका प्रश्न। खड़गे जी, आप एक मिनट, ऐसा मीटिंग, ऐसा देश का खराब मत करिए भाई, खराब माहौल खराब मत। सब लोग शांति, आप भी शांति से बैठिए। आपका प्रश्न पूछिए, जल्दी प्रश्न पूछिए। खड़गे जी, मेरा सवाल है आपसे कि एक मिनट, उनका प्रश्न है आपके लिए अलग से। खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो चाह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला बदल दिया जाए। इसको किस तरीके से देखती है, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? जी, हाँ सर, एक प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न काफी हो चुके हैं और निकलना होगा। ये प्रश्न का उत्तर अखिलेश जी, बाकी लोग शांति से सुने प्लीज। सर, न्यूज 18 से एक है। खड़गे जी, ये हमारे दोनों इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में है कि जिन नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए वो नौकरी दी जाएंगी। ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी है, समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में भी है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको भरा जाएगा, प्राथमिकता पर नौजवानों को नौकरी मिलेगी। बस साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रिया सिन्हाटे जी का, हमारे एलडी के सुनील सिंह जी का, और विशेष रूप से मुकेश चौहान जी। मुकेश चौहान सामने। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।